28 अप्रैल 1988 दोपहर के 1:46 पे पैसिफिक ओशन के ऊपर 24,000 फीट की ऊंचाई पर एक पैसेंजर प्लेन अपने नॉर्मल क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर उड़ रहा है। लोग अपनी सीट्स पर बैठे हैं, कुछ सो रहे हैं, कुछ अपनी खिड़की से समुंदर को देख रहे हैं और अचानक धमाका। एक जोर का बूम होता है और अगले ही सेकंड में प्लेन की छत गायब हो जाती है। नहीं, ये कोई मूवी सीन नहीं है, ये सच में हुआ था। एक पूरी एल्यूमिनियम की छत जितनी बड़ी एक स्कूल क्लासरूम होती है पूरी हवा में उड़ गई। पैसेंजर्स अपने सीट पर बैठे थे और उनके ठीक सर के ऊपर पूरा नीला खुला आसमान था। एक फ्लाइट अटेंडेंट सीधा प्लेन के बाहर हवा में उड़ गई और जो प्लेन बचा, लिटरली जहां पे पायलट्स बैठते हैं, वो हिस्सा आगे झुकना शुरू हो गया, जैसे वो कभी भी दो टुकड़ों में टूट जाएगा। ये कहानी है अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की। और अगले 20 मिनट में हम इस पूरे एक्सीडेंट को, इस पूरी घटना को शुरू से लेके एंड तक एक एक डिटेल के साथ समझेंगे कि कैसे एक छोटे से धमाके ने कैसे 95 लोगों की जान को खतरे में डाल दिया और कैसे एक पायलट की हिम्मत ने एविएशन इंडस्ट्री की सबसे इम्पॉसिबल लैंडिंग को पॉसिबल बना दिया। अगर आपको ऐसे वीडियोस और ऐसे रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरीज बहुत पसंद है ना, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे वही चीजें आती रहती है और वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हवाई के बारे में आप सब ने सुना होगा। ब्यूटीफुल बीचेस, पाम ट्रीज, ब्लू वाटर। ये पैसिफिक ओशन में बसा हुआ एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो अमेरिका का हिस्सा है और इसकी कैपिटल है होनोलुलु। अलोहा एयरलाइन एक लोकल हवाईयन एयरलाइन थी जो इन आइलैंड्स को आपस में कनेक्ट करती थी, छोटी छोटी शॉर्ट डिस्टेंस वाली फ्लाइट्स। ऐसी ही एक फ्लाइट थी, फ्लाइट 243, हिलो आइलैंड से होनोलुलु जा रही थी। दूरी इतनी कम थी कि फ्लाइट सिर्फ 35 से 40 मिनट के आसपास की थी। इस प्लेन का शेड्यूल भी काफी बिजी था। इस बोइंग 737 ने उस दिन सुबह से लेके अब तक ऑलरेडी 3 राउंड ट्रिप्स कंप्लीट कर लिए थे, होनोलुलु से हिलो, माउई और कौआई। ये किसी प्रॉब्लम की निशानी नहीं थी, ये अलोहा एयरलाइंस के लिए एक नॉर्मल रूटीन था, क्योंकि उनकी फ्लाइट्स छोटी थी और दिन में कई बार उड़ती थी। प्लेन खुद 19 साल पुराना था, बोइंग 737-200, टेल नंबर N73711। ये प्लेन 1969 में बना था। उस दिन मॉर्निंग में फर्स्ट ऑफिसर ने एक नॉर्मल वॉक अराउंड इंस्पेक्शन किया था। कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला। कुछ ही हफ्ते पहले प्लेन ने बोइंग का एक सर्विस बुलेटिन और एक एयरवर्दीनेस इंस्पेक्शन भी पास किया था, 2 अलग इंस्पेक्टर्स से। मतलब कागज पर ये प्लेन बिल्कुल ठीक ठाक फ्लाइंग कंडीशन में था। क्रू कौन था? कैप्टन थे 44 साल के रॉबर्ट शॉन्स थीमर, एक हाईली एक्सपीरियंस्ड पायलट जिनके पास 8,500 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था, जिसमें से 6,700 आवर्स सिर्फ बोइंग 737 पर था। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर मिडलाइन मिमी टॉपकिंस, 36 साल की, जो खुद भी 737 उड़ाने में काफी एक्सपीरियंस थी। केबिन में 3 फ्लाइट अटेंडेंट थी, क्लारा बेल, CB लैंसिंग, मिशेल होंडा और जेन साटो। टोटल मिलाकर प्लेन में थे 89 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स, यानी कि टोटल 95 लोग। वेदर बिल्कुल परफेक्ट, साफ आसमान, धूप खुली हुई। लेकिन बोर्डिंग के वक्त एक छोटी सी बात हुई जो बाद में बहुत इंपॉर्टेंट निकली। एक पैसेंजर जिनका नाम था गेल यामामोटो, बोर्डिंग ब्रिज से प्लेन में एंटर करते वक्त उन्होंने प्लेन की बॉडी फ्यूजलाज में एक छोटी सी क्रैक देखी थी। उन्होंने सोचा ये एक बड़ी रेप्यूटेड फ्लाइट है, रेगुलरली इंस्पेक्ट होती होगी, मुझे क्या मतलब, और वो चुप रहे, किसी को कुछ नहीं बताया। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी क्रैक कुछ ही देर में क्या करने वाली है। 1:25 PM पर प्लेन ने हिलो से टेक ऑफ किया। सीट बेल्ट साइन ऑन था, जैसा नॉर्मली होता है जब तक प्लेन अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड तक पहुंच नहीं जाता। कुछ ही मिनट्स में फ्लाइट अटेंडेंट ड्रिंक सर्व करने की ट्रॉली लेकर आने ही वाली थे। टेक ऑफ के करीब 20 मिनट बाद प्लेन अपनी क्रूजिंग हाइट 24,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका था और वक्त था 1:46 PM।
और तभी हुआ वो धमाका, एक जोर का लाउड बैंग और उसके साथ ही एक्सप्लोसिव डीकम्प्रेशन। इसे समझने के लिए एक चीज समझना जरूरी है। जब भी प्लेन एक हाई एल्टीट्यूड पर उड़ता है, उस हाइट पर हवा इतनी पतली होती है कि हम नॉर्मली सांस नहीं ले सकते। इसलिए प्लेन के केबिन को आर्टिफिशियली प्रेशराइज किया जाता है। मतलब एक सिस्टम केबिन के अंदर जमीन जैसे प्रेशर बनाए रखता है ताकि हम आराम से सांस ले सके। लेकिन फ्लाइट 243 में हुआ ये था कि अचानक प्लेन की बॉडी का एक हिस्सा, करीब 18 फीट का सेक्शन, जो मेन केबिन डोर के थोड़े पीछे से शुरू होता था, पूरी तरह फट कर उड़ गया। रूफ और ऊपर की साइड्स दोनों मिसिंग थी। पैसेंजर्स ने अपने सर के ऊपर सिर्फ एक खुला नीला आसमान देखा। ये कितना बड़ा था जरा सोचो, एक पूरा रूफ जितना बड़ा एक शायद छोटा क्लासरूम होता है, बिना किसी वार्निंग के सीधा हवा में गायब हो गया। कॉकपिट डोर भी इस ब्लास्ट में उड़ गया। अंदर इंसुलेशन फोम और डेब्रिस तैरते हुए नजर आ रहे थे। जो पैसेंजर्स के साथ हो रहा था वो किसी भी इंसान के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं था। सबसे पहली बात, ऑक्सीजन की कमी। जब डीकम्प्रेशन होता है तो नॉर्मली ऑक्सीजन मास्क अपने आप ड्रॉप हो जाते हैं। आपने हर फ्लाइट की सेफ्टी ब्रीफिंग में सुना होगा कि इन केस ऑफ लॉस ऑफ केबिन प्रेशर ऑक्सीजन मास्क्स विल ड्रॉप फ्रॉम अबव योर सीट। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि जब पूरी रूफ ही उड़ गई तो साथ में ऑक्सीजन मास्क्स का पूरा सिस्टम भी डैमेज हो गया। कई जगह मास्क्स काम ही नहीं कर रहे थे। इसका मतलब था हाइपोक्सिया का खतरा। जब बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो बॉडी यानी कि इंसान सिर्फ 1 या 2 मिनट में बेहोश हो सकता है, और अगर ज्यादा देर हो जाए तो जान भी जा सकती है। नंबर 2, एक्सट्रीम कोल्ड और तेज हवा। 24,000 फीट की हाइट पर टेम्परेचर करीब -24 डिग्री सेल्सियस के आसपास था और केबिन में बहुत तेज रफ्तार से हवाएं चल रही थी। सबसे बड़ा मसला ये था कि ज्यादातर पैसेंजर्स हवाई की ट्रॉपिकल ट्रिप पर थे, शॉर्ट्स और टी-शर्ट्स में बैठे थे। कोई भी इस तरह की कोल्ड के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। पैसेंजर्स ये भी सोच रहे थे कि कहीं पूरा प्लेन ही ना टूट जाए। चारों तरफ चीखे, लोग अपनी सीट से चिपके हुए थे, कुछ प्रे कर रहे थे। और इन सब के बीच में केबिन क्रू के साथ क्या हुआ? क्लैराबेल सीबी लैंसिंग उस वक्त रो 5 के आसपास खड़ी थी। एक पैसेंजर को ड्रिंक सर्व कर रही थी। जब डीकम्प्रेशन हुआ तो वो सीधा उस होल से प्लेन के बाहर उड़ गई। ये इस पूरी घटना की अकेली फैटेलिटी थी। जेन साटो फ्लाइंग के डेब्रिस से टकराकर फ्लोर पर गिर गई और अनकॉन्शियस हो गई। बाद में पता चला उन्हें सिर्फ एक कंकशन हुआ था। मिशेल होंडा भी गिर गई थी, लेकिन वो संभल कर वापस खड़ी हुई और क्रॉल करते हुए पैसेंजर्स के पास गई। उन्हें काम करने की कोशिश करने लगी। उसने कॉकपिट से इंटरकॉम पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि नॉइस इतना तेज था कि कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया था। अब चलिए कॉकपिट में चलते हैं क्योंकि वहां भी किसी तबाही से कम और कुछ नहीं हो रहा था। पायलट्स कैप्टन शॉन स्थाइमर और फर्स्ट ऑफिसर टॉपकिंस दोनों को भी डीकम्प्रेशन का जबरदस्त झटका लगा। उन्होंने देखा कि कॉकपिट डोर मिसिंग है और उनके भी कंट्रोल्स लूज फील हो रहे थे। प्लेन राइट और लेफ्ट रोल कर रहा था, जैसे कंट्रोल कभी भी जा सकता है। अच्छी बात यह थी कि उनके ऑक्सीजन मास्क काम कर रहे थे तो उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम था और वो था नॉइस। इतनी जोर की हवाएं और टर्बुलेंस था कि रेडियो कम्युनिकेशन सुनाई ही नहीं दे रहा था। पायलट्स फ्लाइट अटेंडेंट से या पैसेंजर्स से बात ही नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्हें हैंड सिग्नल्स का इस्तेमाल करना पड़ा। तुरंत ही पायलट्स ने फैसला किया इमरजेंसी डिसेंट। जितनी जल्दी हो सके नीचे जाना है क्योंकि नीचे जितना ज्यादा हो उतना ऑक्सीजन मिलेगा और टेम्परेचर भी नॉर्मल होगा। उन्होंने प्लेन को तेजी से नीचे डिसेंट करना शुरू किया, जो नॉर्मल डिसेंट रेट से काफी तेज था। लेकिन सिचुएशन भी इतनी क्रिटिकल थी कि रिस्क भी लेना ही पड़ा। फर्स्ट ऑफिसर टॉपकिंस ने ट्रांसपॉन्डर को इमरजेंसी कोड पर स्विच कर दिया ताकि होनोलुलु एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पता चल जाए कि ये फ्लाइट इमरजेंसी में है। यहाँ एक और बड़ी बात समझना जरूरी है जो बहुत कम लोगों को पता है। एक्सप्लोजन की वजह से प्लेन का अगला हिस्सा जहाँ कॉकपिट था वो थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक गया था। सिर्फ फ्लोर का स्ट्रक्चर यानी कि प्लेन का निचला हिस्सा ही कॉकपिट और बाकी केबिन को जोड़े हुए था। मतलब अगर वो इसी तरह ज्यादा देर तक उड़ते रहे तो प्लेन लिटरली 2 हिस्सों में टूट सकता था हवा में ही। इसीलिए टाइम का हर सेकंड इंपॉर्टेंट था। टॉपकिंस ने होनोलुलु से कांटेक्ट करके सिचुएशन बताई। उन्होंने एडवाइस किया कि होनोलुलु की जगह नियर बाय माउ में लैंड करें क्योंकि वो होनोलुलु से ज्यादा करीब था। उन्होंने माउई टावर को कांटेक्ट किया, अपनी सिचुएशन बताई और इमरजेंसी मेडिकल इक्विपमेंट्स
तैयार रखने को कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होंगी। जैसे जैसे प्लेन नीचे आया, करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर सांस लेना उतना आसान होता गया। हाइपोक्सिया का बड़ा खतरा काफी हद तक खत्म हो गया था, क्योंकि डिसेंट काफी जल्दी हो गया था। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। माउई और प्लेन के बीच में एक 10,000 फीट का पहाड़ था, जिसका नाम है हेलिकाला समिट। कैप्टन शॉन स्टीमर ने प्लेन की स्पीड धीरे धीरे कम करना शुरू किया, इतनी धीरे जितना कंट्रोल खोए बिना पॉसिबल था, ताकि वो पहाड़ के आसपास से सेफली निकलकर माऊ की तरफ मुड़ सके। प्रॉब्लम ये थी कि जितनी स्पीड कम करते, प्लेन उतना लेस रिस्पॉन्सिव होता जा रहा था। नॉर्मल लैंडिंग के लिए स्पीड काफी कम होनी चाहिए, लेकिन कंट्रोल खोने के डर से पायलट्स ने फैसला किया कि वो थोड़ी ज्यादा तेज स्पीड के साथ लैंडिंग करेंगे, जो नॉर्मल से काफी तेज थी। और अब आता है एक और नील बाइटिंग मोमेंट। टॉपकिंस को लैंडिंग गियर यानी कि व्हील्स नीचे करने का ऑर्डर दिया गया। मेन गियर यानी कि पिछले के दोनों व्हील्स, उनका इंडिकेटर ग्रीन हो गया, मतलब वो दोनों व्हील्स ठीक से डिप्लॉय हो गए थे। लेकिन नोज गियर यानी कि आगे के व्हील का इंडिकेटर ग्रीन नहीं हुआ। उन्होंने मैनुअल ओवरराइड ट्राई किया, फिर भी लाइट ऑन नहीं हुई। नॉर्मली एक व्यूअर से विजुअली कंफर्म किया जा सकता है कि व्हील नीचे है या नहीं, लेकिन उस वक्त वो भी ब्लॉक था। अब यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी। टेक्निकली देखा जाए तो लैंडिंग गियर में पीछे के दो व्हील्स के साथ लैंडिंग की जा सकती है, यानी कि बिना फ्रंट व्हील के भी लैंडिंग की जा सकती है, जिसे बेली लैंडिंग कहते हैं। और इमरजेंसी में ये कभी कभी किया जाता है। लेकिन इस केस में प्लेन का बीच का हिस्सा पहले से ही कमजोर था और उसका स्ट्रक्चर टूट सकता था। अगर नोज सीधा रनवे से टकराता तो फ्यूल टैंक फटने और आग लगने का भी खतरा था। टाइम बचाने के लिए कैप्टन ने बिना कंफर्म किए फ्लाइट को लैंड कराने का फैसला किया, चाहे नोज गियर यानी कि आगे का व्हील नीचे हो या ना हो। लेकिन थैंकफुली रनवे पर खड़े एक शख्स ने बाइनोकुलर्स से देखकर कंफर्म कर दिया कि नोज गियर एक्चुअली नीचे आ चुका था, सिर्फ उसके इंडिकेटर लाइट का ही फॉल्ट था। और जैसे ये सब काफी नहीं था, लैंडिंग अप्रोच के दौरान प्लेन साइड टू साइड हिलने लगा। पायलट्स को पता चला कि लेफ्ट इंजन भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। उन्होंने मैनुअली इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो रीस्टार्ट नहीं हुआ। अब लैंडिंग के लिए मुख्य तौर पर एक ही इंजन का भरोसा था, जिसके थ्रस्ट रिवर्सर का इस्तेमाल ब्रेक्स के साथ किया जाना था प्लेन को रोकने के लिए। 1:58 PM पर एक्सप्लोजन से सिर्फ कुछ मिनट बाद अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 माऊ के काहुलुई एयरपोर्ट के रनवे 02 पर सेफली टच डाउन करती है। ब्रेक्स और इंजन के थ्रस्ट रिवर्सर से प्लेन धीरे धीरे रुक जाता है। पैसेंजर्स इमरजेंसी इवैक्यूएशन स्लाइड्स के थ्रू प्लेन से बाहर निकलते हैं। उस दिन की फुटेज आज भी अवेलेबल है। लोगों को स्लाइड करके उतारा जा रहा है, एकदम शॉक चेहरों के साथ। पैसेंजर्स अपने कैप्टन और क्रू का शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें हीरो मानते हैं। जब पूरा प्लेन सबके सामने आया, लोगों की जान सूख गई। प्लेन को देखकर लगा जैसे उसे किसी जायंट कैन ओपनर से खोल दिया गया हो। 95 लोग ऑनबोर्डेड थे, जिसमें से 65 लोग घायल हुए, जिनमें से 8 सीरियसली इंजर्ड थे, 7 पैसेंजर्स और 1 फ्लाइट अटेंडेंट। एक 84 साल की महिला पैसेंजर जो सीट 5A पर बैठी थी, वो सबसे ज्यादा सीरियस इंजरीज हुई। रो 4 से 7 के पैसेंजर्स को सबसे ज्यादा चोट लगी, क्योंकि वहीं से रूफ फटा था। रो 8 से 21 के पैसेंजर्स को सिर्फ माइनर इंजरीज हुई। काफी लोग, करीब 21 पैसेंजर्स बिल्कुल भी घायल नहीं हुए और सिर्फ एक जान गई, क्लैराबेल सीबी लैंसिंग। उनकी बॉडी कभी नहीं मिली, वो हमेशा के लिए समुद्र में खो गई। प्लेन खुद इतना डैमेज हो चुका था कि उसे रिपेयर करना पॉसिबल नहीं था। उस प्लेन को डिक्लेयर कर दिया गया कि डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर। एक छोटी सी बात जो बहुत बड़ा फर्क लाई, और वो थी सीट बेल्ट। क्योंकि प्लेन अभी अभी क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचा था, तो सीट बेल्ट साइन ऑन था और ज्यादातर पैसेंजर्स अपनी बेल्ट पहने हुए थे। अगर रोज 4 से 8 के पैसेंजर्स ने बेल्ट ना पहनी होती, तो वो भी लैंसिंग की तरह प्लेन के बाहर उड़ सकते थे। ये एक छोटा सा रिमाइंडर है कि अपनी सीट बेल्ट कभी मत खोलना जब तक सीट बेल्ट का साइन ऑन हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ये पूरा इंसिडेंट हुआ कैसे। अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी कि NTSB ने इस पूरे इंसिडेंट की गहराई से जांच की। पता चला कि इस प्लेन ने अपने सर्विस लाइफ में टोटल 89,680 फ्लाइट्स, साइकिल्स और 35,496 फ्लाइट्स आवर्स कंप्लीट किए थे।
फ्लाइट साइकिल का मतलब है एक टेक ऑफ और एक लैंडिंग। बोइंग ने अपना 737 एयरक्राफ्ट डिजाइन किया था करीब 75,000 फ्लाइट साइकिल्स और 51,000 फ्लाइट आवर्स के इकोनॉमिक सर्विस लाइफ के लिए। लेकिन क्योंकि अलोहा की फ्लाइट्स छोटी और बार बार होती थी, इस प्लेन के साइकिल्स बोइंग की रिकमेंडेड लिमिट से काफी ज्यादा हो चुके थे। मतलब ये प्लेन अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा बार टेक ऑफ और लैंडिंग कर चुका था। उस वक्त अलोहा एयरलाइंस के पास दुनिया के 2 सबसे फ्लाइट साइकिल बोइंग 737 थे और ये प्लेन उनमें से एक था। प्लेन की बॉडी फ्यूजलाज एल्यूमिनियम की शीट से बनी होती है जिनकी मोटाई बहुत कम होती है, करीब 2 क्रेडिट कार्ड्स जितनी पतली। ये शीट्स पैनल्स में होती है और एक दूसरे को ओवरलैप करती है। इस ओवरलैप एरिया को लैप जॉइंट कहते हैं। इन शीट्स को जोड़ने के लिए 2 चीजें यूज होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग ग्लू जिसे एपॉक्सी कहते हैं और दूसरा रिविट्स, मेटल के छोटे पिंस जो होल्स ड्रिल करके डाले जाते हैं। लेकिन हाई ह्यूमिडिटी और सॉल्टी कोस्टल एनवायरनमेंट में जैसा हवाई में होता है, ये एपॉक्सी ग्लू का बॉन्ड समय के साथ कमजोर पड़ जाता है और मेटल में कोरोजन होने लगता है। जब ग्लू कमजोर हो जाता है तो सारा स्ट्रेस अकेले रिविट्स पे आ जाता है जो वो हैंडल करने के लिए डिजाइन नहीं हुए हैं। हर बार प्लेन जब उड़ता है और केबिन प्रेशराइज होता है, मेटल शीट्स थोड़ी एक्सपांड होती है और जमीन पर कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये बार बार होने वाला साइकिल समय के साथ मेटल को फटीक कर देता है, मतलब बहुत छोटी छोटी क्रैक्स बनना शुरू हो जाता है जो धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। NTSB के मुताबिक इस प्लेन में ये क्रैक्स लैप जॉइंट के एक पर्टिकुलर जगह जिसे स्ट्रिंजर S10L कहते हैं, वहां से शुरू हुई थी। मल्टीपल छोटे छोटे क्रैक्स आपस में मिल गए और जब क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर प्रेशर अपने पीक पर पहुंचा तो ये पूरा जॉइंट अचानक फट गया और पूरा अपर फ्यूजलाज सेक्शन उड़ गया। बोइंग ने फ्यूजलाज में सेफ्टी के लिए टियर स्टेप्स भी लगा रखे थे जिनका काम होता है कि अगर क्रैक्स बन भी जाए तो वो एक छोटी जगह तक सीमित रहे, आगे ना बढ़े। लेकिन इस केस में बॉन्डिंग पहले से ही कमजोर थी, इसीलिए ये टियर स्टेप्स भी अपना काम नहीं कर पाए। ये सबसे चौंकाने वाली बात है कि इस प्रॉब्लम का पता पहले से था। बोइंग ने 1972 में ही एक सर्विस बुलेटिन इशू किया था जिसमें उन्होंने इस पुरानी कोल्ड बॉन्डिंग टेक्निक की कमियों के बारे में बताया था और उसे हॉट बॉन्डिंग नाम की बेहतर टेक्निक से रिप्लेस कर दिया था। 1987 में इंसिडेंट से सिर्फ 1 साल पहले बोइंग ने एक अलर्ट सर्विस बुलेटिन भी दिया था जिसमें कहा गया था कि पुराने एयरक्राफ्ट की थॉरो इंस्पेक्शन और रिपेयर होनी चाहिए। FAA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव भी इशू किया था जिसमें कुछ स्पेसिफिक लैप जॉइंट्स की इंस्पेक्शन मैंडेटरी की गई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कॉस्ट बचाने के लिए FAA ने सिर्फ कुछ सबसे क्रिटिकल जॉइंट्स की इंस्पेक्शन को ही कंपलसरी रखा, बाकी जॉइंट्स की जांच एयरलाइंस की अपनी मर्जी पर थी। अलोहा एयरलाइंस से ये भी कहा गया था कि वो एडी करंट टेक्निक का इस्तेमाल करके क्रैक्स को डिटेक्ट करेंगे। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मेटल में इलेक्ट्रिक करंट पास करके इंसान की आंखों से ना दिखने वाली छोटी सी छोटी क्रैक भी पकड़ी जा सकती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि प्रॉपर इंस्पेक्शन हो ही नहीं पाई थी। NTSB ने मुख्य वजह बताई। अलोहा एयरलाइंस मैनेजमेंट ने अपने मेंटेनेंस प्रोग्राम को सही से सुपरवाइज नहीं किया और अपने इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल की कमियों को सही से एसेस नहीं किया। दूसरा, FAA भी कुछ हद तक जिम्मेदार थी क्योंकि उन्होंने एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव इशू करते वक्त बोइंग की सजेशन के बावजूद सारे लैप जॉइंट्स की थॉरो इंस्पेक्शन मैंडेटरी नहीं की थी। तीसरा, जब पहली बार पुरानी बॉन्डिंग टेक्निक में दिक्कत पता चली थी तब भी इस प्रॉब्लम को पूरी तरह खत्म करने वाला कोई कंप्लीट सोल्यूशन नहीं दिया गया था, ना बोइंग की तरफ से ना FAA की तरफ से। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो, इन्वेस्टिगेटर्स को बाद में पता चला कि जो मेंटेनेंस इंस्पेक्शन की जाती थी वो रात में अंधेरे में होती थी जिससे फ्यूजलाज की आउटर स्किन की अच्छी तरह विजुअल इंस्पेक्शन करना और भी मुश्किल हो जाता था और कई मैकेनिक्स और इंस्पेक्टर्स के पास फटिक क्रैक्स पहचानने की फॉर्मल ट्रेनिंग भी नहीं थी। अलोहा फ्लाइट 243 सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, ये एक वेकअप कॉल था पूरी एविएशन इंडस्ट्री के लिए। इसी साल 1988 में यूएस कांग्रेस ने एविएशन सेफ्टी रिसर्च एक्ट पास किया जिससे FAA को एजिंग एयरक्राफ्ट की बेहतर रिसर्च और ओवरसाइट का अधिकार मिला। 1991 में FAA ने नेशनल एजिंग एयरक्राफ्ट प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें पुराने एयरक्राफ्ट के लिए मैंडेटरी इंस्पेक्शन और कोरोजन कंट्रोल प्रोग्राम जरूरी कर दिए गए। एक नया ग्रुप भी
बना एयरवर्दीनेस एश्योरेंस टास्क फोर्स, जिसका काम था ये इंश्योर करना कि अगर एक प्लेन में कोई डिटेक्ट मिलता है तो पूरी फ्लाइट की री इंस्पेक्शन की जा सके। क्रैक डिटेक्ट करने के तरीके भी बदल गए। अब एडी करंट और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जैसे एडवांस टेक्निक्स स्टैंडर्ड बन गई, जो सिर्फ इंसान की आंखों पर डिपेंड नहीं करती। हाई साइकिल प्लेन्स यानी कि जो दिन में बार बार शॉर्ट फ्लाइट्स लेते हैं, जैसे अलोहा के प्लेन्स, उनके लिए भी ज्यादा फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन के नए रूल्स बनाए गए। इन सब चेंजेस की वजह से आज तक इस स्केल का एक्सीडेंट दोबारा नहीं हुआ। इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि 95 में से 94 लोग जिंदा बचे, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना सही फैसले लिए। कैप्टन रॉबर्ट शॉन्सथाइमर और फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉपकिंस की क्विक थिंकिंग और काम डिसीजन मेकिंग ने इस प्लेन को इम्पॉसिबल से पॉसिबल बना दिया। बिना पूरी रेडियो कम्युनिकेशन के, बिना पूरी विजिबिलिटी के एक डैमेज्ड प्लेन को सेफ लैंड करवाया। मिशेल होंडा जो खुद गिर चुकी थी फिर भी क्रॉल करके पैसेंजर्स को संभालती रही, उन्हें काम करती रही। और क्लैरा बेल लैंसिंग जो अपनी ड्यूटी पर थी जब ट्रेजेडी हुई, उनकी याद में आज भी होनोलुलु एयरपोर्ट में एक मेमोरियल गार्डन है जो 1995 में उनके नाम पर खोला गया। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 हमें एक जरूरी सबक सिखाती है कि छोटी छोटी मेंटेनेंस की गलतियां अगर इग्नोर की जाए तो बहुत बड़ी तबाही का रूप ले सकती है। एक छोटा सा क्रैक जो एक पैसेंजर ने देखा था लेकिन रिपोर्ट नहीं किया, एक इंस्पेक्शन जो पूरी तरह नहीं हुई, इन सब छोटी चीजों ने मिलकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। लेकिन इस कहानी में ये भी दिखता है कि एक इंसान की हिम्मत और ट्रेनिंग और प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को भी संभाल सकती है। 2 पायलट्स, 3 फ्लाइट अटेंडेंट और 89 पैसेंजर्स, सब ने मिलकर वो कर दिखाया जो एविएशन हिस्ट्री में आज भी एक मिरेकल की तरह याद किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि जो फ्लाइट्स में ट्रेवल करते हैं उन्हें बेल्ट सेफ्टी का ध्यान रहे। और अगर आपको मिस्टीरियस अनसॉल्व्ड केसेस और इस तरीके के वीडियोस देखना पसंद है, डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है, तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सैल्यूट।